हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है। हमने इंट्रोडक्टरी टर्म हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। हमने टर्म्स पढ़े थे कि पैथोजन क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, और इनोकुलेशन क्या होगा, सिम्टम्स क्या होता है, डिजीज किसे बोल सकते हैं। हमने मतलब सारा इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है। फिर हमने देख लिया था मोड ऑफ अटैक, कि जो पैथोजन है वो प्लांट को अटैक कैसे करता है, या फिर जो अपने होस्ट प्लांट है उसमें डिजीज कैसे कॉज करता है, उस पर अटैक कैसे करता है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स का डिफेंस, कि जब कोई पैथोजन किसी प्लांट को या किसी होस्ट प्लांट को जब अटैक कर रहा होता है तो प्लांट्स अपना डिफेंस भी तो करेगा। तो उसी डिफेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि अटैक कौन कर रहा था, अटैक कर रहा था पैथोजन। पैथोजन अटैक कर रहा था और डिफेंस कौन करेगा, डिफेंस करेगा होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट अपना डिफेंस करेगा। तो आज हम उसी डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब दो तरीके का डिफेंस होता है, एक होता है बायोकेमिकल डिफेंस और एक होता है स्ट्रक्चरल डिफेंस। ठीक है। बायोकेमिकल डिफेंस की बात करें तो बायोकेमिकल कैसा डिफेंस है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। बायोकेमिकल एक तरीके का ऐसा डिफेंस है जिसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स रिलीज कर रही है प्लांट्स। इसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होंगे। ठीक बात। केमिकल कंपाउंड्स या कुछ एंजाइम्स या कुछ प्रोटीन्स रिलीज करती है प्लांट अपने डिफेंस में। प्लांट को डिफेंस की जरूरत कब पड़ती है, जब पैथोजन उस पे आके अटैक करे। ठीक है। तो ये तो हो गया बायोकेमिकल डिफेंस। एक है स्ट्रक्चरल डिफेंस। ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफेंस में क्या होता है कि कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के पास। जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे जैसे फॉर सपोज ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास ऐसे कौन से फिजिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो हमें आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें दूसरे पैथोजन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारी स्किन। ठीक है। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, स्किन है। ऐसे ही प्लांट्स के पास क्या होता है, क्यूटिकल होगा। ठीक है। उसके पास एब्सिशन लेयर होता है, उसके पास थिक क्यूटिकल सेल होगा, उसके पास एपिडर्मल वॉल्स होंगी। ठीक है। तो ये सब किस में आती है, ये सब स्ट्रक्चरल डिफेंस है। ये सारी स्ट्रक्चरल क्या है, ये सारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये सब है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स जो कि क्या कर रही है, उन्हें डिफेंस में हेल्प कर रही है। ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि बायोकेमिकल डिफेंस कैसे होता है और स्ट्रक्चरल डिफेंस कैसे होता है। ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल डिफेंस के बारे में। चलो। अब स्ट्रक्चरल डिफेंस के भी दो टाइप होंगे, एक होगा प्री एग्जिस्टिंग और एक होगा पोस्ट इन्फेक्शन। ठीक। प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस, एक हमने बोला प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस, एक को बोल दिया हमने पोस्ट इन्फेक्शन डिफेंस। चलिए, नाम से समझ आ रहा है। प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मतलब पैथोजन के अटैक करने से पहले ही ये डिफेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है। बिफोर द अटैक ऑफ पैथोजन, इसको हम बोल सकते हैं बिफोर अटैक। बिफोर अटैक जो जो डिफेंस प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस। और पोस्ट इन्फेक्शन डिफेंस मतलब आफ्टर अटैक, कि पैथोजन ने अब अटैक तो कर दिया लेकिन फिर भी प्लांट अपना बचाव करेगी, अपना डिफेंस करेगी, तो उसे हम बोल देंगे पोस्ट इन्फेक्शन डिफेंस। ठीक है। अब प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स के पास बिफोर द अटैक। ठीक है। तो पहला है wax mixtures get deposited on cuticular surface and play a role in defense by forming a hydrophobic surface where water is repelled and pathogen does not get sufficient water to germinate। ठीक है। प्लांट्स है, प्लांट्स की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मल लेयर। अब सपोज ये हमारी लीफ है। ठीक। अब इस लीफ के ऊपर, चलिए ये हमारी लीफ है। अब लीफ का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो किसका बना होता है, क्यूटिकल का। लीफ के ऊपर एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस क्या होता है, वाटर रिपेलिंग सब्सटेंस। इसको हम बोल देंगे क्यूटिकल। क्या नाम है इसका, क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट लेयर पे। जैसे लीफ हमने लिया, प्लांट की हर आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होगा। जैसे हमने ले लिया लीफ, लीफ पे आउटर मोस्ट लेयर है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक सरफेस क्रिएट करता है
जो कि वाटर रिपेल करता है। वाटर रिपेल मतलब कि यहाँ पे आके वाटर इकट्ठा नहीं होगा। अब वाटर इकट्ठा नहीं होगा तो क्या होगा कि पैथोजन डज नॉट गेट सफिशिएंट वाटर टू जर्मिनेट। पैथोजन को जो वाटर की नीड है जर्मिनेट करने के लिए वो उसे नहीं मिल पाएगी, और हेंस यहाँ पे पैथोजन आके कलेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये तो था प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ क्यूटिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू obstruct द पाथ ऑफ पैथोजन। अब ये क्यूटिकल तो प्रेजेंट है, ठीक है, अब ये क्यूटिकल कितना थिक है ये डिसाइड करेगा कि कितने इजीली पैथोजन प्लांट के अंदर आता है। ठीक है, जितना थिक, सपोज ये हमने क्रॉस सेक्शन देखा प्लांट लीफ का, अब जितना थिक ये आउटर मोस्ट लेयर होगा उतना थिक पैथोजन के लिए क्या होगा, उतना डिफिकल्ट हो जाएगा पैथोजन के लिए अंदर ट्रेवल करना। ठीक है, उतना जो पैथोजन है वो अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएगा, अंदर इनवेजिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जितना थिक क्यूटिकल उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा पैथोजन के लिए टू एंटर दी होस्ट प्लांट। नेक्स्ट इज ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? इट इज अ थिक लेयर ऑफ हेयर ऑन द प्लांट surface which exerts a water repelling effect and may decrease the infection। अब देखते हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पहली बात तो जो प्लांट है, प्लांट का स्टेम है, ठीक, यहाँ से ब्रांचेस निकल रही है, यहाँ से लीव्स निकल रही है। ठीक, अब इस ये जो स्टेम की सरफेस है, स्टेम की सरफेस पे माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर्स को हम बोल देते हैं क्या? ट्राइकोम्स। क्या नाम है इनका? ट्राइकोम्स। ठीक है, इनका नाम है ट्राइकोम्स। ये ट्राइकोम्स क्या करती है कि ये भी एक वाटर रिपेलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। यहाँ पे भी वाटर आके इकट्ठा नहीं होता, वाटर इजीली अपने सरफेस के ऊपर से सरफेस पे आता है, बट इजीली वहां से स्लाइड ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था ट्राइकोम्स। नेक्स्ट है tough and thick layer of outer walls of epidermal cells with presence of lignin and salicylic acid may also prevent the entry of pathogens। अब देखते हैं कि जितना ज्यादा थिक एपिडर्मल सेल्स होगा, सबसे पहली बात तो एपिडर्मल सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? जो प्लांट के एकदम आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होती है। जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है प्लांट का, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो उनको हम बोल देंगे एपिडर्मल सेल्स। देखिए, जैसे ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स का, ठीक, आउटर मोस्ट लेयर अब जितनी थिक होगी उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा किसके लिए? पैथोजन के लिए टू इन्वेजिनेट, है ना, उतना ज्यादा उसके लिए क्या होगा? डिफिकल्ट होगा किसके लिए? पैथोजन के लिए, कि वो अंदर आए। अब क्या होगा, यहाँ से पैथोजन जो है वो अंदर नहीं आ पाएगा। सपोज ये हमारा पैथोजन है, ठीक, ये पैथोजन अब इस एपिडर्मल वॉल की प्रेजेंस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, क्या देखा हमने कि जितना जितना ज्यादा थिक आउटर वॉल होगा, थिक एपिडर्मल सेल्स होंगे, उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा पैथोजन टू एंटर अ सेल, टू एंटर अ होस्ट प्लांट। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल ओपनिंग्स लाइक स्टोमेटा आल्सो डिसाइड द फेट ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजन। चलो, स्टोमेटा होता है, ठीक है, स्टोमेटा क्या होंगे? ये है स्टोमेटा, ठीक है, ये है स्टोमेटल पोर,
ये क्या है, स्टोमेटल पोर। अब ये स्टोमेटल पोर क्या है, ओपन है। अब ओपन है तो इसमें से क्या होगा, इसमें CO2 अंदर जाएगा और H2O बाहर आएगा, वाटर वेपर्स इसमें से बाहर आते हैं। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन है। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में CO2 तो अंदर जा रहा है और H2O बाहर आ रहा है। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, जब स्टोमेटल पोर ओपन होता है तब भी तो पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं होस्ट सेल्स में, लेकिन जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करने वाला होता है तो क्या एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ सिग्नलिंग एक्टिवेट हो जाती है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में भी स्टोमेटा के अंदर, ठीक है। और उस सिग्नलिंग के वजह से क्या होगा, उसको पता चल जाएगा, उसको डिटेक्ट हो जाएगा स्टोमेटा को, स्टोमेटल सेल को, कि हमारे आसपास पैथोजन है, एंड हेंस द स्टोमेटल पोर क्लोजेस। इसमें अब स्टोमेटल पोर क्लोज्ड। कब क्लोज हो गया, जब उसको पता चला कि उसके आसपास क्या है, पैथोजन, तब उसने आके अपने आप को क्लोज कर लिया, ठीक है। ये तो सारे थे प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस, की इन्फेक्शन होने से पहले या पैथोजन की एंट्री से पहले ही प्लांट्स के अंदर ये डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अब सपोज किसी ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, हम मानते हैं कि ये सारे डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, जो डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट थे, उसके उनके होने के बावजूद प्लांट्स के अंदर क्या हो गया, पैथोजन ने एंट्री कर ली। अब क्या होगा, तो यह प्लांट हार मान लेगा। प्लांट अब क्या क्या आओ पैथोजन को बोल देगा कि आओ मेरे अंदर डिजीज करो, नहीं। इस टाइम तक भी जो प्लांट होता है वो अपना डिफेंस करेगा। अब कैसे करेगा, कि प्लांट एंटर कर गया, अब कुछ अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज या अलग कुछ मॉलिक्यूलर चीजें बनेंगी किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जो एज अ डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल्स सराउंड्स द हाइफे ऑफ pathogens and nucleus of host cells gets stretched and break into two. This result in the disintegration of pathogen mycelium and thus the invasion stops. चलिए अब देखते हैं कि जो होस्ट सेल्स हैं वो भी लिविंग है और जो पैथोजन है वो भी लिविंग है, ठीक। अब यहाँ पे होस्ट सेल प्रेजेंट है, हमारे होस्ट प्लांट था, होस्ट प्लांट है तो इसके अंदर होस्ट सेल्स होंगे, और सपोज ये हमारी आउटर लेयर थी किसकी, प्लांट की। यहाँ पे एक पैथोजन था, उसने अपना हाइफे बनाया, हाइफे बनाया, माइसीलियम बनाया, कुछ भी बनाया, ठीक। जैसे फंगल पैथोजन था, फंगस के पास ही हाइफे बनाने की प्रॉपर्टी होती है, तो उसने अपना हाइफे बनाया, उसने माइसीलियम बनाया, जो कहाँ तक गया, सेल्स तक गया, होस्ट सेल्स तक। अब होस्ट सेल्स क्या है, होस्ट सेल्स हैं, देखिए ये है होस्ट सेल, ठीक है, और ये है अपना पैथोजन, ठीक। तो अब होस्ट सेल क्या करती है, होस्ट सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो सारे होस्ट सेल्स है वो क्या करेगा, इस हाइफे को सराउंड कर लेगा, ठीक है, हाइफे के आसपास आ जाएगा और इस हाइफे को तोड़ देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। अब ये हाइफे के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पैथोजन होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और जो उसका इन्फेक्शन है वो वही रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल वॉल थिकनेस, जैसे amorphous fibrillary material of cell wall and callous papillae also protect the host from pathogenic infections. अब देखिए, हमने देखा था कि जितनी ज्यादा क्यूटिकल की थिक हो, जितना ज्यादा क्यूटिकल थिक होगा, जितना ज्यादा एपिडर्मल सेल्स थिक होंगे, उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा फॉर द पैथोजन टू एंटर अ होस्ट प्लांट। अब सपोज जो सेल वॉल है, प्लांट है, प्लांट का सेल था, अब उसकी अगर सेल वॉल ही थिक हो गई तो क्या प्लांट, तो क्या जो पैथोजन है वो एंटर कर पाएगा, नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो जाती है। कैसी मॉडिफिकेशंस, इसके अंदर एमॉर्फस फिब्रिलर मटेरियल आता है एंड आल्सो कैलोस पैपिले। ये सब क्या होता है, ये सेल वॉल की मॉडिफिकेशंस है, ये सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल वॉल थिक हो जाता है, रिजिड हो जाता है, एंड हेंस द पैथोजन कैनॉट एंटर द सेल, कैनॉट एंटर द होस्ट प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट इज plants produce a variety of gummy substances around lesions or spots or infections which inhibit the progress of infection. अब हमने देखा है कि जब प्लांट्स इंजर्ड हो जाते हैं या जब प्लांट्स को चोट लग जाती है तो उस जगह से, उस साइट से क्या होता है, कुछ गमी सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, ठीक है।
वो गमी सब्सटेंस क्या करते हैं, वो इन्फेक्शंस को इनिबिट करते हैं टू प्रोग्रेस। अब वो क्या करते हैं, जो इन्फेक्शन है, जो पैथोजन है, उनको वो वही रोक लेते हैं और उनको आगे जाने की वो नहीं करते, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। किसको नहीं आगे बढ़ने देते, पैथोजन को। जो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा उसको अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। कौन नहीं बढ़ने देंगे, गमी सब्सटेंसेस। और ये गमी सब्सटेंस कब रिलीज होते हैं, जब प्लांट इंजर्ड हो जाता है या प्लांट जब वुंडेड हो जाता है तब रिलीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लैमेला ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, अब आपको पता होगा कि पैरेंट जो मिडिल लैमेला होता है उसका काम क्या होता है। सपोज ये हमारे पास दो सेल्स हैं, ठीक है, ये प्लांट के सेल है। ठीक, अब ये दो प्लांट के सेल हैं तो ये आपस में कैसे जुड़े हुए होंगे, दो सेल्स हैं प्लांट के। अब इनके बीच में कोई तो कनेक्शन होगा जिनकी वजह से ये दो जो पास पास अरेंज्ड होते हैं सेल्स, उनके बीच में कुछ तो ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जिनकी वजह से ये अटैच्ड है। इनके अंदर प्रेजेंट होता है मिडिल लैमेला। क्या प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला का काम होता है दो सेल्स को अटैच करना, सीमेंट की तरह काम करता है। जैसे सीमेंट का काम है दो ब्रिक्स को जोड़ के रखना, ऐसे ही मिडिल लैमेला का क्या काम है, ये है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का काम है दो सेल्स को जोड़ के रखना। ठीक है, अब क्या होता है कि जब पैथोजन एंटर करता है, जब इन्फेक्शन करता है, तो इस मिडिल लैमेला का डिसइंटीग्रेशन होगा। ये मिडिल लैमेला क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और हेंस डिसइंटीग्रेट होने के बावजूद, डिसइंटीग्रेट जब हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, ये दो सेल्स फ्री हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अलग अलग हो जाएंगी तो क्या होगा, जो पैथोजन सपोज इस सेल में था, अब वो आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना, वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हेंस क्या हो जाएगा, जो इन्फेक्शन है वो वही रुक जाएगा, इसी सेल में रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गम्स आर डिपॉजिटेड इन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ठीक है, अलग अलग सेल्स सेल्स होंगी प्लांट की। अब सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। सेल्स हैं, सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होंगी। अब इस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में क्या होता है, गम्स डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में कौन आके डिपॉजिट हो रहा है, गम्स आके डिपॉजिट हो जा रहे हैं। गम्स आके डिपॉजिट हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो इन्फेक्शन है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, वो वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन सम प्लांट्स एन एब्सेशन लेयर और गैप इज फॉर्म्ड, सॉरी, in some plants an abscission layer or gap is formed between two circular layers of cell surrounding the infection, which protects the plants from attack of pathogen. अब क्या होगा कि सेल्स के बीच में क्या बनने लग जाती है, एब्सिशन लेयर बनने लग जाती है या गैप आ जाता है। ठीक है, इसके जो गैप आ जाता है तो अब कैसा क्या होगा कि एक सेल से दूसरे सेल में जो पैथोजन है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो वही रुक जाएगा। ठीक है, दो सेल है, इसके बीच में गैप क्रिएट हो गया। अब इस गैप क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि जो पैथोजन है वो एक सेल में ही रह जाएगा, ये पैथोजन दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, एब्सेशन लेयर या इस गैप की वजह से। ये क्या है, एब्सेशन लेयर। ठीक, इस एब्सेशन लेयर की वजह से सेल आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक बात। Next is, in some plants, tyloses are formed which prevent the plants from being attacked from infected parts. ठीक है, अब समझते हैं टाइलोसिस क्या होता है, देखते हैं। टाइलोसिस क्या होते हैं, ये होते हैं ओवर ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ जाइलम टिश्यू। ठीक है, हमने जाइलम टिश्यू पढ़ा है, जाइलम टिश्यू में हमने देखा है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। अब क्या है ये, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ये कुछ आउटग्रोथ्स बनाते हैं। अब ये आउटग्रोथ्स क्या करते हैं कि जो इनके सराउंडिंग वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जाइलम वेसल्स, उनको ये ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ये जो टाइलोजेस क्या होते हैं कि जाइलम पैरेन्काइमा अपनी कुछ आउटग्रोथ्स बनाती है। ठीक है, इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये ऐसी कुछ आउटग्रोथ्स बनाएगा जो कि क्या करता है, ये जाइलम वेसल को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा।
अब जाइलम वेसल अगर ब्लॉक हो गया, ये है जाइलम वेसल, अब जाइलम वेसल इफ इज ब्लॉक्ड, तो क्या जो पैथोजन यहाँ प्रेजेंट होगा वो आगे ट्रैवल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और वो पैथोजन आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है टाइलोसिस का। टाइलोसिस का क्या काम होता है? जाइलम वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट करना। ठीक है, जिसकी वजह से द पैथोजन एंड मे क्लॉग द जाइलम वेसल कंप्लीटली। ठीक है, पैथोजन आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा, जाइलम वेसल जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये काम होता है टाइलोसिस का। Next is infection of pathogen induces plant to form several layers of cork cells and inhibits the further invasion of pathogen. ठीक है, अब जब इन्फेक्शन हो रहा है, सपोज किसी प्लांट में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, अब जब इन्फेक्शन हो रहा होता है, सपोज यहाँ पे हमारा पैथोजन आ गया, पैथोजन अब प्लांट के अंदर है, ठीक, ये पैथोजन है, ये पैथोजन अब प्लांट के अंदर आ चुका है। अब क्या होगा, प्लांट जो है वो बनाएंगी अब अपने अंदर कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल्स आपको पता है डेड लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं ये तो, इनके अंदर कोई फूड मटेरियल नहीं होता, इनके अंदर कोई वाटर नहीं होता, कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पैथोजन को ना तो कोई नरिशमेंट मिल पाएगी, ना फूड मिल पाएगा, ना वाटर मिल पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पैथोजन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये कॉर्क सेल्स है। ये कॉर्क सेल्स की प्रेजेंस में क्या होगा, पैथोजन, see, it stops the flow of nutrients and water from the healthy to infected area and deprive the pathogen nourishment. ये क्या करेगा, पैथोजन को क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा और उसको वाटर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से जो पैथोजन है वो मर जाएगा। ठीक है, पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाएगा और आगे इन्फेक्टेड से हेल्दी प्लांट्स में क्या करेगा, इन्फेक्ट नहीं करेगा, आगे ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो था कॉर्क सेल्स के बारे में। ठीक है, ये तो हमने सारे पढ़ लिए फिजिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें कोई अपन ने ये नहीं देखा कि कोई केमिकल रिलीज हो रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं, हमने सारी फिजिकल स्ट्रक्चर्स देखी, प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस में भी और पोस्ट एग्जिस्टिंग डिफेंस में भी हमने देख लिया कि कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती हैं प्लांट्स में। अब हम देखेंगे बायोकेमिकल, बायोकेमिकल डिफेंस देखेंगे। ठीक है, बायोकेमिकल डिफेंस में क्या बताया था कि इसके अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और बायोकेमिकल कंपाउंड्स, अब जो बायोकेमिकल डिफेंस है उसके भी फर्दर टू टाइप्स हैं, वही सेम, प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस एंड पोस्ट एग्जिस्टिंग डिफेंस। प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस कौन सा डिफेंस होता है, जो प्लांट्स के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, वो केमिकल्स, वो मॉलिक्यूल्स, वो प्रोटीन्स, वो एंजाइम्स जो प्लांट्स के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है पैथोजन की एंट्री से पहले, उनको हम बोल देंगे प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस। ठीक है, और पोस्ट इन्फेक्शन डिफेंस क्या होगा, सपोज कि जो पैथोजन है उसने इन्फेक्ट कर लिया, वो प्लांट्स के अंदर इन्वेड कर गया, अब कैसा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा प्लांट्स के अंदर, वो डिफाइन करता है पोस्ट इन्फेक्शन डिफेंस। ठीक, चलिए पहले देखते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस की प्लांट्स के पास ऑलरेडी क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं इन्फेक्शन होने से पहले। चलिए, certain organic substances are exuded through roots and above ground parts, which are known to have an inhibitory effect on certain pathogens during the penetration stage. ठीक, अब क्या है इसमें, सॉरी, कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे हमने मान लिया कि फिनॉल्स, कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस भाई, फिनॉल्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक, ये फिनॉल्स रिलीज होते हैं थ्रू रूट्स एंड अबव ग्राउंड पार्ट्स, रूट्स और स्टेम में से या लीव्स में से, अबव ग्राउंड पार्ट्स जितने भी हैं वहां से, या रूट्स से रिलीज होते हैं, जिनका क्या होता है, इनका इनिबिटरी इफेक्ट होता है पैथोजन पे। ये पैथोजन के एंटागोनिस्टिक एक्ट करते हैं, ये पैथोजन को, या फिर हम सिंपलर लैंग्वेज में देखें तो इनका क्या होता है, इनिबिटरी इफेक्ट होता है, ये पैथोजन को किल करने का काम करते हैं ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन स्टेज। और ये कब रिलीज होते हैं, जब पेनिट्रेशन स्टेज हो रहा होता है, जब पैथोजन एंटर करने की कोशिश करता है होस्ट प्लांट के अंदर। ठीक है, उस टाइम पे कुछ केमिकल, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे फंगाई स्टैटिक केमिकल्स रिलीज्ड बाय टमेटो शुगर बीट टू प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ पैथोजेंस। अब कौन से केमिकल्स रिलीज किए, फंगाई स्टैटिक केमिकल्स। ठीक है, कौन रिलीज कर रहा है, टमेटो शुगर बीट, और इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पैथोजन को इनहिबिट करते हैं, ये क्या करते हैं, जर्मिनेशन नहीं होने देते पैथोजन का। ठीक है, कौन नहीं होने देते, फंगाई स्टैटिक केमिकल्स।
एग्जाम्पल्स भी साथ साथ याद करते चलना, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेंस। ये तो इजी है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे कंपाउंड्स जो पैथोजन को चाहिए सरवाइव करने के लिए, वो सब का क्या होता है, वो सब प्लांट्स लैक करने लगती है अपने अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो कि जो पैथोजन है वो सरवाइव ना कर पाए और उसकी डेथ हो, वो न्यूट्रलाइज हो, ठीक। Next is the presence of antigen in both the pathogen and host determines disease occurrence in the host, ठीक है। अब एंटीजन की प्रेजेंस किसमें, पैथोजन में भी एंड होस्ट में भी, डिटरमाइंस डिजीज अकरेंस इन होस्ट। कैसे डिसाइड करती है कि इफ एंटीजन इज प्रेजेंट इन होस्ट एंड एब्सेंट इन पैथोजन और वाइस वर्सा, इट मेक्स द होस्ट रेजिस्टेंट टू द पैथोजन। सपोज कोई एंटीजन है, ठीक, एंटीजन है, अब ये एंटीजन अगर होस्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक, या और जो ये एंटीजन अब किसके अंदर एब्सेंट है, पैरासाइट के अंदर एब्सेंट है या पैथोजन के अंदर एब्सेंट है सपोज, या फिर इसका उल्टा, पैथोजन के अंदर प्रेजेंट है और होस्ट के अंदर एब्सेंट है, तो क्या होगा, अब उस प्लांट को डिजीज नहीं होगी, ठीक है। विच मेक्स द होस्ट रेजिस्टेंट टू द पैथोजन, वो क्या करता है, होस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है पैथोजन के और होस्ट के अंदर डिजीज नहीं होती। अगर डिजीज करानी है, सपोज अगर पैथोजन को डिजीज कॉज करनी है, तो पैथोजन के अंदर भी वो एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए जो होस्ट प्लांट के अंदर है, ठीक है। डिजीज कब होगी, जब होस्ट के अंदर भी और पैथोजन के अंदर भी सेम एंटीजन प्रेजेंट, ठीक। जब होस्ट और पैथोजन दोनों के अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट होगा तब डिजीज कॉज होगी, ठीक है। अगर एक के अंदर भी एब्सेंट है तो क्या होता है, होस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है पैथोजन, ठीक है। ये तो थे प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस, कि डिफेंस से पहले, सॉरी, इन्फेक्शन से पहले कौन से डिफेंस सिस्टम्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब सपोज इन्फेक्शन हो गया, अब इन्फेक्शन होने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स कैसे अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करती है आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक है, पोस्ट इन्फेक्शन डिफेंस। Phenolic compounds produced by plants in response to injury or infection. अभी बताया था कि फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जब प्लांट्स इंजर्ड हो जाता है या जब इन्फेक्शन होता है प्लांट्स को, तो क्या रिलीज होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड एट मच फास्टर रेट इन रेजिस्टेंट वेराइटीज एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन। अब देखते हैं जो रेजिस्टेंट वेराइटीज होती है उनके अंदर ये पैफिनोलिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा रेट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी जो क्या कर सके, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। फिनोलिक कंपाउंड का काम क्या है कि इनहिबिट करना, पैथोजन को अंदर आने से रोकना, अगर अंदर आ भी गया है तो उसको फर्दर आगे कैरी फॉरवर्ड करने से रोकना, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंट वेराइटीज जो होती है प्लांट्स की, उनमें बहुत ज्यादा जल्दी बनता है और क्या करता है, ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक। Next is phytoalexins are toxin antimicrobial substances synthesized de novo in the plants in response to injury and infection. प्लांट्स है, प्लांट्स को क्या हुई, इंजरी हुई या इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। उस टाइम पे क्या रिलीज होते हैं, फाइटोएलेक्सिन्स। फाइटोएलेक्सिन्स रिलीज करते हैं, फाइटोएलेक्सिन्स आर केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। ये फाइटोएलेक्सिन्स रिलीज होते हैं जो कि होते हैं टॉक्सिक, पहली बात तो, और ये होते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। ये कैसे सब्सटेंसेस हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, एक तो पूछते हैं टाइलोसिस के बारे में, ठीक है, एक पूछते हैं टाइलोसिस के बारे में कि टाइलोसिस क्या है, मैंने आपको बताया टाइलोसिस क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना, और एक बताया है अभी फाइटोएलेक्सिन्स के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के उससे, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। फाइटो अब फाइटोएलेक्सिन्स क्या होते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होंगे जो कि प्लांट्स अपने अंदर बनाता है, डीनोवो अपने अंदर बना रहा है इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन। प्लांट्स को अगर इंजरी हो रही है या इन्फेक्शन हो रहा है तो प्लांट्स अपने अंदर क्या बनाएगा, फाइटोएलेक्सिन्स बनाएगा, जो कि एक टॉक्सिन कंपाउंड है और एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। अब फाइटोएलेक्सिन्स का काम क्या है, दे आर कंसिडर्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस बाय ऑल्टरिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होती है वो उसे ऑल्टर कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पैथोजन या तो अंदर नहीं आ पाएगा या फिर अंदर एक सेल में आ गया है तो एक सेल से दूसरे सेल ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये काम होता है फाइटोएलेक्सिन्स का, फाइन। नेक्स्ट इज
some hosts produce a chemical which neutralize the enzymes. Some hosts produce chemicals which neutralize the enzymes produced by pathogen and defending the host, जैसे कैल्शियम आयन. ठीक है. अब सपोज होस्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं विच न्यूट्रलाइज द एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय द पैथोजन. अब अगर पैथोजन प्लांट के अंदर आया है, ठीक, सपोज ये हमारा पैथोजन था, ठीक, ये है पैथोजन. अब ये पैथोजन जब प्लांट के अंदर एंटर किया है, तो आपको क्या लगता है ये पैथोजन कोई केमिकल कंपाउंड्स नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा. अब ये अपने क्या बनाएगा, केमिकल कंपाउंड्स बनाए सपोज इसने, या फिर कोई एंजाइम बनाया, ठीक, इसने केमिकल कंपाउंड बनाया या इसने कोई एक ऐसा एंजाइम बनाया. अब क्या करते हैं, जो प्लांट्स के होस्ट, प्लांट्स जो है, जो होस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कैल्शियम आयन, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो केमिकल एंजाइम्स हैं, इनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, इनको वहां से खत्म कर देते हैं. कौन? कैल्शियम आयन. ये कैल्शियम आयन क्या करता है, ये जो पैथोजन जो कंपाउंड्स बना रहा है, जो एंजाइम्स बना रहा है, जो कि इन्फेक्शन कर रहा है प्लांट्स को, उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनको वहां से हटा देंगे, उन एंजाइम्स का डिग्रेडेशन करा देते हैं. कौन? कैल्शियम. और कैल्शियम आयन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, होस्ट सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, चलिए, ठीक है. नेक्स्ट इज calciums are deposited around the infection area and stop the entry of pathogenic enzymes to host cells. कैल्शियम का एक और काम क्या है कि जो कैल्शियम होता है वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, जहाँ इंजरी हुई है, वहां पे आके कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा और पैथोजन की एंट्री स्टॉप कर देता है. ठीक है, या फिर जो पैथोजेनिक एंजाइम्स है, जो एंजाइम्स पैथोजन क्रिएट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो सिंथेसाइज कर रहे हैं, उनको क्या कर देगा, उनकी एंट्री रोक देगा वहीं पे. कौन? कैल्शियम. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. एक है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स. अब हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इज अ रैपिड लोकलाइजेशन ऑफ सेल डेथ दैट अकर्स एट अ पॉइंट ऑफ पैथोजन पेनिट्रेशन एंड इज एसोसिएटेड विद डिजीज रेजिस्टेंस. ठीक है, देखते हैं कि सपोज ये था हमारा प्लांट सेल, ठीक है, ये हमारे पास प्लांट सेल, ठीक, चलिए, ये है हमारे पास प्लांट सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये प्लांट सेल्स क्या करते हैं, इन हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स अ रैपिड लोकलाइजेशन ऑफ सेल डेथ दैट अकर्स एट अ पॉइंट ऑफ पैथोजन पेनिट्रेशन. ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारा पैथोजन प्रेजेंट है, इस सेल के अंदर हमारा पैथोजन प्रेजेंट है. अब पैथोजन के आसपास वाली जो सेल है वो सेल डेथ शो कर देंगी. ये सारी सेल्स जो है ये सेल डेथ हो जाएंगी, इन सब, इन सेल्स, सारी सेल्स का सेल डेथ हो जाएगा. मतलब ये सारी सेल्स मर चुकी है. जो पैथोजन के आसपास वाली जितनी भी सेल्स थी जो कि लिविंग थी पहले, वो क्या करती हैं, वो सेल डेथ शो कर देती हैं, विच इज एसोसिएटेड विद डिजीज रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से डिजीज रेजिस्टेंस शो होगा. अब पैथोजन है, पैथोजन को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, पैथोजन को जो वाटर चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो उसे मिल नहीं पाएंगे. हेंस द पैथोजन इज ट्रैप्ड. अब वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी. क्या हो जाएगी? इस पैथोजन की डेथ हो जाएगी. ठीक है, इस पैथोजन की डेथ हो जाती है. ये होता है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स. ठीक, नेक्स्ट इज सम प्लांट्स प्रोड्यूस केमिकल्स व्हिच डीएक्टिवेट्स द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजन. अब क्या होता है, प्लांट्स अपने कुछ केमिकल्स बनाते हैं जो कि वो जो टॉक्सिन्स बना रहे हैं, जो पैथोजन टॉक्सिन्स बना रहे हैं, उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं. वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं या वो कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे पिकोलिनिक एसिड एंड पायरिफिलारिन. जैसे राइस प्लांट्स हैं, राइस प्लांट्स क्या करते हैं, ये दो केमिकल्स बनाते हैं, एक होता है पिकोलिनिक एसिड और एक पायरिफिलारिन. ये दो केमिकल्स क्या करते हैं, ये दो पैथोजन अपना टॉक्सिन्स बना रही होती है ना, उनको क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं. ठीक बात, सॉरी. नेक्स्ट इज production of certain new enzymes and other compounds in high concentration may also add the resistance to host plants against pathogenic microbes. अब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन न्यू एंजाइम्स, कुछ न्यू एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होते हैं, एंड अदर कंपाउंड्स इन हाई कंसेंट्रेशन. हाई कंसेंट्रेशन में कुछ नए एंजाइम्स और कुछ नए
कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या बना रहे होते हैं, होस्ट प्लांट्स बना रहे होते हैं, जो कि क्या शो करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं टू पैथोजेनिक माइक्रोब्स। पैथोजेनिक माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या शो करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो था अब हमारा पोस्ट इन्फेक्शन डिफेंस। ठीक, हमने पढ़ लिया कि प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस क्या होता है, पोस्ट एग्जिस्टिंग डिफेंस क्या होगा, हमने दोनों में देख लिए, बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, कि प्लांट डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक, अब प्लांट डिजीज मैनेजमेंट क्या होगा कि डन टू प्रिवेंट क्वालिटेटिव एंड इकोनॉमिक लॉस ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू अटैक बाय पैथोजेंस। ठीक है, अब प्लांट है, अब हमारा क्रॉप्स है, सपोज किसी फार्मर ने अपने क्रॉप्स उगाए, अब उसका काम है बेचने का। ठीक है, तो वो क्या चाहेगा कि उसकी कोई क्वांटिटी में लॉस ना हो, उसकी कोई क्वालिटी खराब ना हो जाए। ठीक है, अब क्वालिटी और क्वांटिटी कब खराब होती है, जब प्लांट्स को डिजीज होती है, जब पैथोजन अटैक करता है, तभी उसकी क्रॉप्स की क्वालिटी खराब होगी और उसको इकोनॉमिक लॉस होगा। तो वो सब प्रिवेंट करने के लिए कुछ मैनेजमेंट होगा, कुछ मेजर्स लेते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स लेते हैं। तो अब हम 3 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक होता है प्रोफाइलेटिक मेजर, एक होगा क्यूरेटिव मेजर और एक होगा बायोलॉजिकल मेजर्स। ठीक है, ये 3 मेजर्स लेता है हर एक फार्मर या हर वो कोई इंसान जो कि क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, जो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, जो वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है, जो प्लांट्स उगा रहा है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रोफाइलेटिक मेजर क्या होता है, क्यूरेटिव एंड बायोलॉजिकल मेजर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये हम इसका एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि प्रोफाइलेटिक मेजर्स क्या होते हैं। मेजर्स टेकन बिफोर द पैथोजन अटैक, पैथोजन अटैक से पहले क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वारंटीन, जैसे हो गया, एक हो गया क्वारंटीन, एक हो गया इरेडिकेशन ऑफ ऑल्टरनेट होस्ट, एक हो गया क्रॉप रोटेशन, सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन, केमिकल प्रोफाइलिसिस। अब इन सब के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसका ओवरव्यू जानते हैं। तो ये तो था प्रोफाइलेटिक मेजर्स, वो मेजर्स जो कि क्या लेते हैं, पैथोजन की अटैक होने से पहले हम लेते हैं। ठीक, फिर एक है क्यूरेटिव मेजर्स, कि सपोज प्लांट में या क्रॉप्स में इन्वेड कर गया पैथोजन, उसने इन्फेक्शन कर दिया। ठीक, उसके बाद हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। ठीक, मेजर्स टेकन आफ्टर द अटैक ऑफ पैथोजन, पैथोजन के अटैक करने के बाद हम कौन से स्टेप्स लेते हैं, कौन से मेजर्स लेते हैं, ताकि वो आगे और डिस्ट्रक्ट ना कर पाए पैथोजन हमारी प्लांट्स को या हमारे क्रॉप्स को। आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स, डिजीज सिम्टम्स के अपीयर होने के बाद हम इन मेजर्स को लेते हैं। ठीक, फिर थर्ड इज बायोलॉजिकल मेजर्स। बायोलॉजिकल मेजर्स क्या होते हैं, मेजर्स टेकन बाय द बायोटिक फैक्टर्स और ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ बायोटिक फैक्टर्स, हम कुछ सपोज जो पैथोजन है, पैथोजन भी लिविंग है, अब पैथोजन पे फीड करने वाले हम कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने खेत में डाल देते हैं, अपने प्लांट्स में, अपने क्रॉप्स में रिलीज कर देते हैं, जो कि क्या करता है, वो जो पैथोजन है उनको खा जाता है ना, पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज, हाइपर पैरासिटिज्म एंड कंट्रोल थ्रू ट्रैप क्रॉप्स एंड एंटागोनिस्टिक प्लांट्स, इनके बारे में भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आ गया 3 टाइप कौन से होते हैं। एक होता है प्रोफाइलेटिक मेजर, जो हम क्या करते हैं, पैथोजन की अटैक से पहले लेते हैं मेजर्स। एक होता है क्यूरेटिव मेजर्स, कि जब सिम्टम्स किसी दिखने लग चुके हैं, जब पैथोजन ने अटैक कर दिया है, उसके बाद हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। और एक होता है बायोलॉजिकल। ठीक है, अब एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। पहला है प्रोफाइलेटिक मेजर्स। ठीक, उसका पहला टाइप है क्वारंटीन। चलिए, क्वारंटीन आपने सुना होगा पहले भी, जब कोरोना हुआ था तब उन पेशेंट्स को हम क्वारंटीन में रखते थे जो कि इन्फेक्टेड थे, जिनको ये डिजीज हुई थी, जिनको कोरोना हुआ था, उनको हम क्या रखते थे, क्वारंटीन रखते थे। क्वारंटीन मतलब हम उनको एक अलग से जगह पे रखते थे, जिनसे क्या हो कि वो किसी से मिल ना पाए, उनका किसी से इंटरेक्शन ना हो, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज थी, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैल सकती थी। तो इसीलिए हमने क्या किया था, क्वारंटीन किया था उन लोगों को। तो क्वारंटीन प्लान्स में भी इज द सेम। क्या होता है इसमें, it is a legal restriction at the national or international level on the trade of propagating materials like seed, tubers and roots। अब क्या होगा कि लीगल रिस्ट्रिक्शन है कि कौन से बेसिस पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ऑन द ट्रेड ऑफ प्रोपोगेटिंग मटेरियल्स लाइक सीड्स, ट्यूबर्स एंड रूट्स। जो सीड्स, ट्यूबर्स और रूट्स, जिनको हम बोलेंगे प्रोपोगेटिंग मटेरियल्स, जो बाहर से आते हैं, जिनका जिनका ट्रेड हम नेशनली या इंटरनेशनली
इंटरनेशनल लेवल पे जो हम उनका ट्रेड करते हैं उनमें क्या होता है, हम लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। कैसे? देन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज। क्यों करते हैं? सबसे पहली बात क्वारंटीन की, डिजीज फैले ना। ठीक है, प्लांट में भी डिजीज होती है, प्लांट की डिजीज भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्वारंटीन करते हैं। द फर्स्ट क्वारंटीन एक्ट वाज एनफोर्स्ड इन 1912 इन यूएस। ठीक है, पहला क्वारंटीन एक्ट कहाँ लागू हुआ था? यूएसए में। कब? 1912। इन इंडिया डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट, डीआईपी, 1914 वाज अमेंडेड। इंडिया में जो क्वारंटीन एक्ट था उसका नाम क्या था? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट। और ये कब इंप्लीमेंट हुआ था? 1914 में। ठीक, अब डीआईपी क्या है? डीआईपी अलाउज इंपोर्ट ऑफ प्रोपगेटिंग मटेरियल्स लाइक ट्यूबर्स एंड रूट्स from other countries only when it is accompanied by a certificate from Ministry of Agriculture of the exporting country stating that the propagating material is pathogen free. चलिए, क्या इसमें क्या बोला गया है कि डीआईपी एक ऐसा एक्ट है, उसमें क्या बताया गया है कि जो प्रोपगेटिंग मटेरियल्स है, जैसे रूट्स है, ट्यूबर्स है, ठीक है, वो अगर कोई दूसरी कंट्री में से अगर हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, पर ये बताते हुए कि जो मटेरियल हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो मटेरियल आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, उसके अंदर पैथोजन नहीं है, वो पैथोजन फ्री है। ठीक है, तभी वो जो ट्यूबर्स है, जो रूट्स हैं, जो प्रोपगेटिंग मटेरियल्स हैं, तभी हम उनको इंपोर्ट करेंगे जब क्या होगा, वो पैथोजन फ्री हो। ठीक है, बट स्टिल several diseases have been introduced in India even after the enforcement of DIP Act. DIP Act enforce होने के बाद भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो इंडिया में बाहर से आई हैं, जैसे लीफ रस्ट ऑफ कॉफी। जो लीफ रस्ट ऑफ कॉफी है वो इंटरनेशनली आई है, और इसका पैथोजन कौन है? हिमीलिया वेस्टैरिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये कौन सा पैथोजन ने क्रिएट, ये कौन सा पैथोजन के थ्रू होती है ये डिजीज? फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक, एक है वॉर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, ये कौन कॉज करता है? सिंसाइटियम एंडोबायोटिकम। ठीक है, ये जो सारी डिजीजेस हैं ये सारी इंडियन बॉर्न डिजीजेस नहीं है, ये सारी डिजीजेस बाहर से आई हैं। एक है लीफ रस्ट ऑफ कॉफी, एक है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और एक है वॉर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। ठीक, नेक्स्ट इज इरेडिकेशन ऑफ ऑल्टरनेट होस्ट। इरेडिकेशन ऑफ ऑल्टरनेट होस्ट, आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। एक डिजीज होती है जिसका नाम है रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो किसके थ्रू कॉज होती है? एक पैथोजन होता है, फंगल पैथोजन, उसका नाम है पक्सीनिया। ठीक, कौन सी फंगल पैथोजन है? पक्सीनिया ग्रामिनिस। ठीक, क्या नाम है उसका? पक्सीनिया ग्रामिनिस। तो ये पैथोजन जो होता है, इसको दो होस्ट चाहिए सरवाइव करने के लिए, होस्ट जिन पे ये सरवाइव करेगा। एक होस्ट तो हो गया वीट, जिसके अंदर ये डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनिस को दो होस्ट चाहिए, एक चाहिए वीट और एक चाहिए बारबेरी प्लांट। अगर ये दोनों प्लांट्स प्रेजेंट है तभी ये वीट को इन्फेक्ट कर पाएगा, तभी ये वीट के अंदर डिजीज कॉज कर पाएगा। कौन सी डिजीज? रस्ट ऑफ वीट कॉज कर पाएगा। ठीक है, अब इसके पास दो होस्ट है, यहाँ पे आके तो ये क्या करता है, बारबेरी अगर नहीं होगा तो इसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी। बारबेरी पे ये क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है और वीट को इन्फेक्ट करता है। ठीक, अगर हम इस बारबेरी को निकाल दें उस फील्ड में से जहां पे वीट ग्रो कर रही है, और वीट में सपोज इन्फेक्शन हो रहा है, कौन सा? रस्ट ऑफ वीट हो रहा है। ठीक, अगर उस प्लांट, उस वीट के आसपास अगर बारबेरी प्लांट है, अगर बारबेरी प्लांट भी एक होस्ट है, अगर हम इस होस्ट को वहां से निकाल दें तो क्या उस पैथोजन की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो वो क्या वीट को इन्फेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हेंस वीट विल बी प्रोटेक्टेड, और क्या होगा कि उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं हो। ठीक है, तो यही है इरेडिकेशन ऑफ ऑल्टरनेट होस्ट। इसमें ऑल्टरनेट होस्ट कौन सा है? बारबेरी। देखते हैं, द ऑल्टरनेट होस्ट यूजुअली प्रोवाइड्स द शेल्टर टू द पैथोजन ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड। ठीक है, बारबेरी का काम क्या था कि यहाँ पे वो जो होस्ट था, जो पैथोजन था, वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करता था। जो अनफेवरेबल कंडीशन होती थी तो उसको घर कौन देता था? बारबेरी।
इस अनफेवरेबल कंडीशन में बारबेरी इसको क्या देता था, शेल्टर देता था, फूड देता था। अब अगर हम इस बारबेरी को निकाल देंगे तो क्या होगा, वीट के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक, जैसे पक्सीनिया हैज टू होस्ट, वीट एंड बारबेरी। इरेडिकेशन ऑफ ऑल्टरनेट होस्ट इज अ गुड मेजर फॉर द कंट्रोल ऑफ हेट्रोशियस पैथोजन। हेट्रोशियस पैथोजन क्या होता है, जिसके दो होस्ट होते हैं, एक है वीट एक है बारबेरी। तो पक्सीनिया क्या है, हेट्रोशियस होस्ट, हेट्रोशियस पैथोजन है। ठीक है, ये एक सबसे अच्छा मेथड है टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। बारबेरी इरेडिकेशन इन टेम्परेट कंट्रीज हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिका। ठीक है, यही जो मैंने अभी समझाया। चलिए नेक्स्ट है अब क्रॉप रोटेशन। चलिए, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जिस फील्ड में फार्मर ने इस साल सपोज कोई क्रॉप उगाई, ठीक है, उसने वीट ग्रो करी, नेक्स्ट ईयर भी सपोज उसने वीट ग्रो करी, लेकिन अब थर्ड ग्रोइंग सीजन में वो कोई दूसरा क्रॉप ग्रो करेगा। वो सेम 3 ग्रोइंग सीजन में वीट ग्रो नहीं करेगा, वो थर्ड सीजन में कोई दूसरी चीज ग्रो करेगा। वो कोई दूसरा फ्रूट, वेजिटेबल या कोई सा भी ग्रेन ग्रो कर सकता है, इररिस्पेक्टिव बीट, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीट। बीट के अलावा वो सारी चीजें ग्रो कर सकता है। क्यों बीट क्यों ग्रो नहीं कर सकता, देखते हैं क्यों। क्योंकि growing a particular crop or similar crops in the same field for several years continuously increases the soil-borne pathogens in the field and the disease appears with increasing severity every year। अब क्या होता है, जब सपोज उसने वीट ग्रो करी थी एक सीजन में, ठीक है, ये वीट का प्लांट है, उसने वीट ग्रो करी थी। अब वीट में एक साल में उसके पास क्या हो गया, पैथोजन ने इन्फेक्ट किया इसको और इसमें रस्ट हो गई, रस्ट ऑफ वीट हो गई। रस्ट ऑफ वीट से ये प्लांट इन्फेक्ट हो गया। अब क्या होगा, जो इसके पैथोजेंस थे वो सॉइल में रह जाते हैं। ठीक है, वो पैथोजेंस क्या हो जाएंगे, सॉइल में रह जाएंगे। तो हम इसको बोल देंगे सॉइल बॉर्न पैथोजन। जो पैथोजन सॉइल में रहते हैं उनको हम बोल देते हैं सॉइल बॉर्न पैथोजन। तो अगर यहाँ से इस साल सपोज इसकी कटाई वटाई सब हो गई, यहाँ से ये चला गया, लेकिन ये पैथोजन तो फिर भी सॉइल के अंदर ही रह रहे हैं। अब नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन भी अगर इसने सारे मेजर्स लिए, इसने पूरा पूरा प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखा, उसने सारी वो चीजें करी, इसने फर्टिलाइजर्स दिए, इसने पेस्टिसाइड्स दिए, बट स्टिल प्लांट के अंदर क्या होगा, रस्ट ऑफ वीट होने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों, क्योंकि वो पैथोजन कहाँ रह रहे हैं, सॉइल के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, वो सॉइल से थोड़ी गए हैं, सॉइल के अंदर वो स्टिल रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में फिर से वीट को इन्फेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हर ग्रोइंग सीजन में हम एक क्रॉप कभी नहीं उगाते, इसीलिए हम करते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन द इरेडिकेशन ऑफ सच सॉइल बॉर्न डिजीज। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स डिक्रीजेस द सर्वाइवल रेट ऑफ पैथोजन इन द एब्सेंस ऑफ सुटेबल होस्ट। ठीक है, जब हम क्रॉप्स का रोटेशन करते हैं उसमें क्या होता है कि जो सर्वाइवल रेट होती है पैथोजन की वो बहुत कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके पास उसको होस्ट तो मिलता ही नहीं है। सपोज हमने नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन हमने कुछ और ग्रो कर दिया, हमने यहाँ कोई वेजिटेबल ग्रो कर दिया, ठीक है, या हमने यहाँ पे राइस ग्रो कर दिया, तो अब वो जो पैथोजन था वो तो सिर्फ वीट को ही इन्फेक्ट कर सकता था, अब वो कोई दूसरी क्रॉप को तो इन्फेक्ट कर नहीं सकता। तो क्या होगा, वहां से उसका इरेडिकेशन हो जाएगा, उसकी सर्वाइवल रेट बिल्कुल कम हो जाएगी, किसकी, पैथोजन। ठीक, नेक्स्ट इज सैनिटेशन। सैनिटेशन आप सबको पता है, साफ सुथरा स्वच्छता रखना। ठीक, सिंपलेस्ट मेथड दैट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इनोकुलम टू व्हिच द होस्ट पॉपुलेशन इज एक्सपोज्ड। अपने आसपास अगर हम साफ सुथरा रखेंगे, प्लांट है, प्लांट्स के आसपास कोई सपोज दूसरे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उनको हम निकाल के फेंक देंगे। और हम क्या कर सकते हैं, जो सपोज कोई प्लांट का पार्ट है वो डीके हो गया, वो सड़ गया, वो गल गया, उसको वहां से निकाल के फेंक दो। ये सारे किस में आते हैं, सैनिटेशन में ये सारे मेथड्स आते हैं। तो several types of pathogens are present in underground and decaying parts of the plant in the soil which acts as inoculum for disease caused by them। अब क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं, ये जो सड़े गले पार्ट्स होते हैं ना, सपोज अंडरग्राउंड पार्ट है, रूट के अंदर क्या था, कोई डीकेइंग पार्ट था, डीकेइंग पार्ट था, एक पार्ट रूट है, ये तो था अपना स्टेम, लीव्स है और यहाँ है रूट्स। ठीक, रूट का एक पार्ट क्या है, गल गया। अब ये पार्ट जो गल गया ये क्या करता है, इनोकुलम की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे अब पैथोजन रहेंगे। अब इससे पूरे प्लांट को इन्फेक्शन होने की संभावना है इस पैथोजन से। अब सपोज इस प्लांट को ही हम कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, इस प्लांट को यहाँ से कट कर देंगे तो क्या प्लांट के अंदर आगे इन्फेक्शन होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं सैनिटेशन, कि जो अंडरग्राउंड डीकेइंग पार्ट्स है सॉइल के अंदर जो है उनको हम वहां से निकाल दें, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स सेफ रहते हैं। नाउ सेवरल इन्फेक्शियस डिजीजेस, अब कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं जो सैनिटेशन ना होने की वजह से होती है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बीट एंड पीस, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज, विल्ट ऑफ कॉटन कैन बी कंट्रोल्ड बाय सच मेजर्स। ठीक है, अगर हम प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम जो प्लांट्स के अंदर ये डिजीजेस होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक बात, चलो नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन। अब क्या करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में पैथोजन रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट को हम मैनिपुलेट कर देंगे, उस इन्वायरमेंट को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से जो पैथोजन है वो सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, इट इंक्लूड्स कल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच डिस्करेजेस पैथोजन डेवलपमेंट, जो कि क्या करता है, पैथोजन की डेवलपमेंट नहीं होने देता। जैसे गुड ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, ठीक है, एरिएशन एंड इरिगेशन, पोरस सॉइल होनी चाहिए, इरिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन और सॉइल अमेंडमेंट्स होना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स, प्लांट्स के बीच में स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर मेथड एंड डेप्थ ऑफ सोइंग एंड वीड कंट्रोल। ठीक है, डेप्थ, किस डेप्थ पे सो कर रहे हैं हमारी सीड्स को, उसका एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। प्लांट्स के आसपास जो वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनका कंट्रोल होना चाहिए, आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर पैथोजन फ्री प्लांट। ये सारे सिस्टम्स, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सारे मेजर्स किस में आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन में। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है अगर हमें पैथोजन फ्री प्लांट चाहिए। ठीक, एक पैथोजन फ्री प्लांट के लिए हमें इन सारी चीजों का क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। ठीक, और एक है ओनली डिजीज फ्री सर्टिफाइड सीड्स कैन बी और शुड बी सोन टू अचीव द पर्पस, और वो सीड्स हमें सो करनी चाहिए जिनका एक डिजीज फ्री सर्टिफिकेट है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट आता है सीड्स का, जिसमें वो बताता है कि जो सीड्स हैं वो पैथोजन फ्री है, उनके अंदर कोई डिजीज नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इज केमिकल प्रोफाइलिसिस। केमिकल प्रोफाइलिसिस मतलब कुछ केमिकल्स का यूज करना। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स टू प्लांट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ पैथोजन। अब कुछ केमिकल्स अप्लाई कर रहे हैं हम किसमें, प्लांट्स में, जिसकी वजह से क्या हो सके, पैथोजन कंट्रोल हो सके। केमिकल्स यूज्ड आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स, और उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स। ठीक, उनमें क्या क्या आते हैं पेस्टिसाइड्स में, फंगिसाइड्स आते हैं, बैक्टीरियल हर्बिसाइड्स आएंगे, निमैटिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। ये सारे टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं। जो फंगाई को कंट्रोल करे वो फंगिसाइड्स, जो बैक्टीरिया और हर्बिसाइड्स को कंट्रोल करे उनको बोलेंगे हर्बिसाइड्स, जो नीमेटोड्स को कंट्रोल कर रहा है मुझे बोल देंगे नीमेटिसाइड्स, और जो वीड्स को कंट्रोल कर रहा है उनको बोल देंगे वीडिसाइड्स। ठीक है, ये सारे केमिकल्स जब हम अप्लाई करते हैं प्लांट्स पे तो क्या होता है, पैथोजन वहां से हट जाता है, पैथोजन की डेथ हो जाती है। Now, most of the pesticides used are in control are to control diseases of foliage and above ground parts। ठीक है, जितने भी हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, डिजीज को आगे बढ़ने ना देने के लिए। तो वो जो डिजीज होती है वो किसकी होती है, फॉलिएज। व्हाट इज फॉलिएज, फॉलिएज मतलब लीव्स, लीव्स एंड अबव ग्राउंड पार्ट्स, ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं, अबव ग्राउंड पार्ट्स जैसे स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, उन सब के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं। ठीक, बट सम आर यूज्ड टू डिसइंफेक्ट एंड प्रोटेक्ट सीड्स, ट्यूबर्स, बड्स एंड इन्फेक्शन। ठीक, वो हम पेस्टिसाइड्स किन में यूज करते हैं, जो अबव ग्राउंड पार्ट्स होते हैं ना उनके लिए हम ज्यादातर पेस्टिसाइड यूज करते हैं। अब है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अब कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्डेक्स मिक्सचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक, बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ CuSO4, लाइम एंड वाटर इन द रेशियो 10:10:100 रिस्पेक्टिव। CuSO4 रेशियो लाइम रेशियो वाटर, कितना कितना इसका वो होना चाहिए, 10:10:100। 100 लीटर वाटर में 10 लीटर ऑफ लाइम एंड 10 लीटर ऑफ CuSO4 की कंसेंट्रेशन यूज करने से बोर्डेक्स मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, दिस मिक्सचर इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के जस्ट बाद हमें इसे प्लांट्स में अप्लाई कर देना होता है। और कौन सी डिजीज कॉज होने से बचाता है ये, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट्स, व्हाइट रस्ट डिजीज। ठीक है, ये जो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है ये है बोर्डेक्स मिक्सचर।
बोडेक्स मिक्सचर किससे बनता है? CuSO4, लाइम एंड वाटर। और ये किससे प्रिवेंट करता है? कौन सी डिजीजेस से? डाउनी मेल्ड्यू, ब्लाइट्स एंड व्हाइट रस्ट से बचाता है। एक और मिक्सचर होता है जिसे हम बोलते हैं बरगंडी मिक्सचर। बरगंडी मिक्सचर क्या होता है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बोडेक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ वॉशिंग सोडा इन प्लेस ऑफ लाइम। बस लाइम की जगह वॉशिंग सोडा यूज हो रहा है, जैसे CuSO4, वॉशिंग सोडा और लाइम और वाटर। ठीक, इसकी कंसेंट्रेशन भी सेम होती है, 10:10:100। 100 लीटर वाटर में 10 लीटर ऑफ वॉशिंग सोडा एंड 10 लीटर ऑफ CuSO4। इसको हम बोल देते हैं बरगंडी मिक्सचर। इसको बोल देते हैं बरगंडी मिक्सचर। ठीक बात। अब जो बरगंडी मिक्सचर होता है ये कंपैरेटिवली लेस फाइटोटॉक्सिक होता है, ये थोड़ा कम टॉक्सिक होगा प्लांट्स के लिए एंड कैन बी यूज्ड सेफली ऑन टेंडर लीफ प्लांट्स। जिन प्लांट्स की लीव्स थोड़ी टेंडर होती है, थोड़ी फ्रेजाइल होती है, उसमें भी हम बरगंडी मिक्सचर यूज कर सकते हैं। ठीक, ये तो था हमारे सारे प्रोफाइलिटिक मिक्सचर्स। प्रोफाइलिटिक मिक्सचर मेजर्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी क्यूरेटिव एंड बायोलॉजिकल मेजर्स तो छोटा छोटा सा है, तो इसे एक बार देख लेना। प्रोफाइलिटिक मेजर्स में हमने क्या क्या देखा था? क्वारंटीन देखा था, सैनिटेशन देखा, इरेडिकेशन ऑफ ऑल्टरनेट होस्ट देखा, क्रॉप रोटेशन देखा, और इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन देखा, केमिकल प्रोफिलिक्सिस देखा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, ये सब तो हम क्या करते हैं? इन्फेक्शन होने से पहले यूज कर रहे हैं ये सारी चीज। ठीक, अब इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? इन्फेक्शन होने के बाद आते हैं क्यूरेटिव मेजर्स। ठीक है, मेजर्स टेकन आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स। इन्फेक्शन होने के बाद भी जब डिजीज सिम्टम्स हमें विजिबल होने लगते हैं, तब हम क्यूरेटिव मेजर्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट्स, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज प्लांट्स आर नेसेसरी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट्स, प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए जो डिजीज प्लांट्स है उनको वहां से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। These measures are effective against smut and blight of disease. ये measures जो होते हैं कब लिए जाते हैं? जब smut या blight disease हो जाती, तब। The diseases can be cured physical और by chemical therapy. अब ये जो diseases होती हैं ये दो तरीके से हम क्योर कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल थेरेपी और एक होती है केमिकल थेरेपी। जैसे अब क्यूरेटिव मेजर्स है, क्यूरेटिव मेजर्स के दो टाइप, एक है फिजिकल और एक है केमिकल। ठीक, एक होगी फिजिकल थेरेपी और एक होगी केमिकल थेरेपी। ठीक, फिजिकल थेरेपी में क्या आता है? फिजिकल थेरेपी में आती है सर्जरी, टेम्परेचर मॉडिफिकेशन, रेडिएशन एंड मॉइस्चर मॉडिफिकेशन। ठीक है, उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में डिजीज प्लांट है, उसमें आप टेम्परेचर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ रेडिएशन दे सकते हो, वहां का मॉइस्चर मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक, एक होता है केमिकल थेरेपी। सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स which decreases or nullify the effect of pathogen after it has entered the host plant। अब क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि क्या करते हैं? पैथोजन का जो इफेक्ट है, पैथोजन की जो सिवियरिटी है उसको या तो डिक्रीज कर देगा या बिल्कुल खत्म कर देगा। ठीक है, जब वो प्लांट के अंदर एंटर कर गया है उसके बाद वो कौन से केमिकल कंपाउंड्स है? बेनोमिल, वाइटावैक्स एंड प्लांटावैक्स। ठीक है, कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं या बिल्कुल खत्म कर देते हैं द इफेक्ट ऑफ पैथोजन। एक होगा बेनोमाइल, एक है वाइटावैक्स और एक है प्लांटावैक्स। ठीक है, ये तो था हमारा क्यूरेटिव मेजर। अब है बायोलॉजिकल मेजर्स। ठीक, अब है बायोलॉजिकल मेजर्स क्या होते हैं? इसका पहला पॉइंट है ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वेराइटीज। Use of varieties which shows resistant to infection of pathogenic organisms is an ideal measure for the control of plant diseases। अब देखो, उन वेराइटीज का यूज करना जो कि रेजिस्टेंट है इन्फेक्शन के। आज के टाइम पे सारी रेजिस्टेंट वेराइटीज आ चुकी है क्रॉप्स की। वो रेजिस्टेंट वेराइटीज क्या होती है? वो वेराइटीज ऐसी होती है क्रॉप्स की जिसके अंदर डिजीजेस नहीं हो सकती। ठीक है, वो पैथोजन के क्या है? रेजिस्टेंट है, उनके अंदर वो पैथोजन एंटर नहीं कर पाते। रेजिस्टेंट वेराइटीज उनको बोलते हैं। तो यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज which shows resistance to infection of pathogenic organisms is an ideal measure for the control of plant disease। ठीक है, ये सबसे आइडियल मेथड है प्लांट डिजीज से बचने का। known as painless method of disease control। पेनलेस मेथड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ना तो हमें इसमें कोई केमिकल अप्लाई करना होता है, ना कुछ, कोई फंगिसाइड नहीं, कोई वीडिसाइड नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं। ठीक है, और इससे प्लांट क्या होता है? बच जाता है प्लांट डिजीज कॉज होने से पहले। High yielding resistant varieties have been developed by breeding technique।
ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू हाई यील्डिंग रेजिस्टेंट वेराइटीज क्रिएट हो चुकी है, जैसे रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट। व्हीट की कुछ रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज है, हमने पढ़ा था कि रस्ट व्हीट के अंदर कौन सी डिजीज होती है, रस्ट हो जाता है, रस्ट ऑफ व्हीट। तो उनके थ्रू उनसे जो रेजिस्टेंट वेराइटीज है व्हीट के अगेंस्ट, वो कौन सी है, लर्मा रोजो 64A, एक है कल्याण सोना, एक है HD 1918 जिसको हम प्रताप भी बोलते हैं, एक है HD 2009 जिसको हम बोलते हैं अर्जुन, एक है JNK, एक है UP 262। ये सारी कौन सी है, रेजिस्टेंट वेराइटीज है व्हीट की, रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं व्हीट की। कौन सी, लर्मा रोजो 64A, कल्याण सोना, प्रताप, अर्जुन, JNK एंड UP 262। अब है कुछ स्मट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट के अंदर स्मट भी होता है, तो उसके रेजिस्टेंट कौन सी वेराइटीज हैं, NP4, NP710, NP770। ठीक, स्मट रेजिस्टेंट की कौन सी वेराइटीज हैं, NP4, NP710 और NP770। ठीक है, ये तो हो गई ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वेराइटीज। नेक्स्ट है हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है, द कंट्रोल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ अदर माइक्रोब्स which parasitize और antagonize the pathogen। अब जो पैथोजन है, सपोज ये एक पैथोजन था, ये है पैथोजन 1, ये है पैथोजन 1। इस पैथोजन के एंटागोनिस्टिक एक एक लिविंग और एक माइक्रोब हो सकता है, चलो ठीक, अब मान लेते हैं उसको एक माइक्रोब। ठीक, ये माइक्रोब क्या करता है, इसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, ये इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये इसकी डेथ करा सकता है। ये कौन सा है, दूसरा माइक्रोब है ये। इस पहले पैथोजन की क्या करा देता है, सेल, इसको डेथ करा देगा, इसकी न्यूट्रलाइज करा देगा। तो वो पैथोजेंस रिलीज करना, ठीक है, ये पैरासाइट्स या ये माइक्रोब्स रिलीज करना जो कि क्या करते हैं, एंटागोनिस्टिक बिहेव करे अगेंस्ट दी पैथोजन, उससे हम डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं। ये पैथोजन जो है, ये पैथोजन जो था वो डिजीज कॉज कर रहा था, इसके एंटागोनिस्टिक हमने कोई दूसरा माइक्रोब डाल दिया जो कि क्या करेगा, इस पैथोजन को जो डिजीज कॉज कर रहा था उस पैथोजन को क्या करते, न्यूट्रलाइज कर दे, उसका डिस्ट्रक्शन। जैसे बैक्टीरियोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, जैसे बैक्टीरियोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस। सेवरल पैथोजेनिक फंगाई जैसे पाइथियम, फ्यूजेरियम एंड हेलमिंथोस्पोरा are infested by other fungi present in the soil. Similarly, Trichothecium rosium attacks Viridia of Puccinia graminis triticale। ठीक है, हमने रस्ट पढ़ा था अभी, रस्ट में मैंने आपको बताया था रस्ट डिजीज जो होती है वो किसके थ्रू होती है, पक्सीनिया से होती है। पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई जो होती है वो क्या कॉज करती है, रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक, अब ये पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहां पे हम क्या डाल देते हैं, कौन सा बैक्टीरिया डाल देते हैं, ट्राइकोथीशियम रोजियम। ट्राइकोथीशियम रोजियम जब माइक्रोब हम डाल देते हैं, ये किस पे अटैक करेगा, पक्सीनिया पे अटैक करेगा और इसका वहां से निकाल देगा, इसका डिस्ट्रक्शन कर देगा, इसको वहां से मार देगा। ठीक, नेक्स्ट इज कंट्रोल थ्रू ट्रैप क्रॉप्स एंड एंटागोनिस्टिक प्लांट्स। कंट्रोल थ्रू ट्रैप क्रॉप्स एंड एंटागोनिस्टिक प्लांट्स, इसमें क्या होता है, देयर आर सेवरल प्लांट्स which are infested by fungi and nematodes, but after infestation the host secretes certain substances which are inhibitory to the growth of these pathogens। देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि किससे इन्फेक्टेड हैं, या तो फंगाई से हैं, नीमेटोड से हैं, बट आफ्टर इन्फेस्टेशन द होस्ट सिक्रीट्स सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच आर इनहिबिटरी टू द ग्रोथ ऑफ दीस पैथोजेंस। ये पैथोजन जो है फंगाई या नीमेटोड, ये प्लांट के अंदर आ तो गया, लेकिन आने के बाद भी जो होस्ट है, जिस होस्ट के अंदर इसने एंटर किया है, वो कुछ सब्सटेंसेस बनाएगा, वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनाता है जो कि किसके इनहिबिटरी एक्ट करता है, इन पैथोजन के इनहिबिटरी एक्ट करेगा और उनकी ग्रोथ वहां पे रोक देगा। सच होस्ट्स आर कॉल्ड ट्रैप क्रॉप्स, उन्हीं होस्ट को हम बोल देते हैं ट्रैप क्रॉप्स। ठीक है, the population of several pathogenic microbes can be reduced in this way by rotation of trap crops। ठीक है, एक बार और समझते हैं ट्रैप क्रॉप्स क्या थे। सपोज ये एक प्लांट है, ठीक, इस प्लांट के अंदर कौन आ गया, कौन सा पैथोजन आ गया, सपोज हमने मान लिया फंगल पैथोजन, कोई फंगल पैथोजन आ, अब फंगल पैथोजन इस प्लांट के अंदर आ तो गया, आने के बाद प्लांट ने क्या किया, कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाए
केमिकल कंपाउंड्स बनाए जिसने क्या किया, ये जो फंगल पैथोजन है उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, कंपाउंड्स बनाए जिसने क्या किया, फंगल पैथोजन की डेथ करा दी, फंगल पैथोजन को वहां से इरेडिकेट कर दिया, वहां से नलिफाई कर दिया। ठीक है, उन प्लांट्स को जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं आफ्टर इन्फेक्शन, उनको हम बोल देते हैं ट्रैप क्रॉप्स। क्या बोल देते हैं उनको? ट्रैप क्रॉप्स। ठीक है, तो ये था हमारा बायोलॉजिकल मेजर्स। हमने तीनों मेजर्स पढ़ लिए, प्रोफिलिटिक, क्यूरेटिव एंड बायोलॉजिकल मेजर्स। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अलग अलग डिजीजेस। ठीक है, आपके सिलेबस में जितनी भी डिजीजेस हैं, रस्ट ऑफ व्हीट है और राइस की जितनी भी डिजीजेस हैं, शुगर केन की और जितनी भी सारी डिजीजेस है, हम वो सब डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम।